इस इमरजेंसी के समय के दौरान उन्होंने गवर्नमेंट की काफी सारी गलत नीतियों का जमकर विरोध किया था और इसी विरोध के कारण कई बार पुलिस वाले उन्हें पकड़ने भी आते थे। लेकिन मोदी जी कहाँ हार मानने वाले थे। वो कई बार साधु का भेष बना लेते तो कई बार सरदार जी का भेष बना लेते, लेकिन गवर्नमेंट की गलत नीतियों का विरोध करना नहीं छोड़ते थे। मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को बॉम्बे राज्य के मेहसाणा जिले में स्थित वडनगर में हुआ था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 मई 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्य अलग अलग हुए थे। उससे पहले गुजरात और महाराष्ट्र नाम के कोई राज्य थे ही नहीं, सब बॉम्बे राज्य में ही आता था। तो टेक्निकली मोदी जी का जन्म बॉम्बे में हुआ था। और मैं आपको मोदी जी के बारे में बताऊं तो उनके पिता का नाम दामोदर दास मोदी था और उनकी माता जी का नाम हीरा बहन मोदी है और वो अपने माता पिता की 6 संतानों में से तीसरे नंबर की संतान हैं। मोदी जी में जिम्मेदारी का एहसास बचपन से ही था। शायद जब से वो पैदा हुए थे या उससे भी पहले से उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ज़्यादा ही खराब थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत कम उम्र से अपने पिताजी को उनकी चाय की दुकान में मदद करना भी शुरू कर दिया था। और तो और वो साथ में स्कूल भी जाया करते थे। उनकी स्कूल में ही जब वो 8 साल के थे तब उनका परिचय राष्ट्रीय सेवक संघ से यानी कि आरएसएस से हुआ और यहाँ पे उन्होंने एज अ बाल सेवक काफ़ी अच्छा काम किया था। बाल सेवक के रूप में काम करने के दौरान उनकी मुलाकात आरएसएस में वसंत गजेंद्र और नाथालाल जी से हुई थी। मैं आपको बता दूं ये दोनों वही लोग हैं जिन्होंने आगे चलकर 1980 में गुजरात में बीजेपी यूनिट की स्थापना की थी। नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाई स्कूल तक की पढ़ाई वडनगर से ही की थी और उनके शिक्षक बताते हैं कि वो पढ़ाई में तो एवरेज स्टूडेंट थे, परंतु उनके पास डिबेट करने का और भाषण देने का एक कुदरती गुण था और साथ ही साथ वो नाट्य कला में भी काफ़ी इंटरेस्टेड थे। इसी दौरान नरेंद्र मोदी जी 18 साल के हो गए थे और जैसा कि पहले के ज़माने में होता था कि बच्चों की शादी करवाई जाती थी या बहुत यंग एज में शादी करवा दी जाती थी, वैसे ही मोदी जी की शादी भी जशोदाबेन चिमनलाल मोदी से हो गई थी। लेकिन शादी के कुछ ही समय के बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वो पूरे भारत में परिभ्रमण करने लगे। उन्होंने 2 साल तक पूरे भारत का परिभ्रमण किया और इसी परिभ्रमण के दौरान उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी द्वारा स्थापित हिंदू मठों और हिंदू आश्रमों की मुलाकात ली और इसी मुलाकात के दौरान उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बहुत कुछ जाना। नरेंद्र मोदी जी ने अपने कई इंटरव्यूज में ये कहा है कि मैं स्वामी विवेकानंद जी से काफ़ी प्रभावित हूँ, उनके आदर्शों को मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने साधु बनने का फैसला कर लिया था और उन्हीं मठों का एक हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन उन मठों में साधु बनने का एक नियम ये था कि जिसे भी साधु बनना होता था उसे अपनी कॉलेज तक की पढ़ाई पूरी करनी पड़ती थी। उन मठों के साधुओं का ये मानना है कि अगर एक शिक्षित व्यक्ति साधु बनेगा तो वो अच्छे से अपने विचारों को दूसरों को समझा पाएगा और स्वामी विवेकानंद का अच्छे से प्रचार कर पाएगा, उनके विचारों को पूरी दुनिया में फैला पाएगा और पूरी दुनिया का कल्याण कर पाएगा। नरेंद्र मोदी जी साधु नहीं बन पाए, इस बात की निराशा तो उन्हें थी, लेकिन अब उन्हें एक बार अपने गांव को देखना था, इसीलिए वो अपने गांव को देखने के लिए वापस वडनगर गए और वडनगर से फिर वो अपने अंकल के पास अहमदाबाद आ गए। नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद में अपने अंकल की कैंटीन को ज्वाइन कर लिया और वो अंकल की उनकी कैंटीन चलाने में मदद करने लगे। फिर जो उनके पास समय बचता था उसमें वो आरएसएस का प्रचार करते थे और फिर उन्होंने एक दिन अपने अंकल की कैंटीन छोड़ दी और फुल टाइम आरएसएस का प्रचार करने लगे। आरएसएस का प्रचार करने के लिए मोदी जी गुजरात के गांव-गांव और शहर-शहर जाने लगे और इसी टाइम फ्रेम में उन्होंने गुजरात की कई सारी प्रॉब्लम्स को बहुत नजदीकी से देखा। फिर साल 1975 में इंदिरा गांधी जी ने कई सारे राज्य में इमरजेंसी लगा दी
और आरएसएस जैसी कई संस्थाओं पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। इस इमरजेंसी के दौरान भी नरेंद्र मोदी छुप छुप कर आरएसएस का प्रचार करते थे और सरकार की गलत नीतियों का बहुत खुलकर और जमकर विरोध करते थे। इस इमरजेंसी के दौरान गुजरात में जो घटनाएं हो रही थी, उस घटनाओं के ऊपर मोदी जी ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम है संघर्ष में मारू गुजरात। और इसी टाइम फ्रेम के आसपास उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी खत्म की। इस इमरजेंसी के समय के दौरान उन्होंने गवर्नमेंट की काफी सारी गलत नीतियों का जमकर विरोध किया था और इसी विरोध के कारण कई बार पुलिस वाले उन्हें पकड़ने भी आते थे। लेकिन मोदी जी कहाँ हार मानने वाले थे। वो कई बार साधु का भेष बना लेते तो कई बार सरदार जी का भेष बना लेते, लेकिन गवर्नमेंट की गलत नीतियों का विरोध करना नहीं छोड़ते थे। अपनी इतनी अच्छी सेवाएं देने के बाद नरेंद्र मोदी जी को 1985 में आरएसएस द्वारा बीजेपी में नियुक्त किया गया और उन्होंने बीजेपी को गुजरात में अपना पांव जमाने में काफी अच्छे से मदद की थी। आगे नरेंद्र मोदी जी ने 1990 में श्री एल.के. अडवाणी जी की राम रथ यात्रा का काफी भव्य आयोजन किया और उसके बाद 1992 में उन्होंने श्री मुरली मनोहर जोशी जी की एका यात्रा का भी काफी भव्य आयोजन किया। इन दोनों घटनाओं को देखते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर मोदी जी से काफी ज्यादा प्रभावित हुए। आगे 1995 में हो रहे इलेक्शन में मोदी जी ने भाजपा को लीड किया और इस समय में भाजपा भारी बहुमत से जीती और गुजरात में अपनी सरकार बनाई। भाजपा की इतनी अच्छी लीडरशिप करने के बाद उन्हें गुजरात से दिल्ली बुलाया गया और कैबिनेट मंत्री का कार्य दिया गया और वहां पे उनका काम था कि वो भाजपा में एकमतता बनाए और एकजुटता को बढ़ाए। ये काम भी मोदी जी ने बहुत अच्छे से किया और गुजरात में श्री केशुभाई पटेल को गुजरात का सीएम बनाया गया। यहाँ गुजरात में मोदी जी के जाने के बाद बीजेपी कई सारी सीटें हार गई और केशुभाई पटेल की भी तबीयत खराब होने लगी और उनका शंकर सिंह वाघेला के साथ कुछ मतभेद हो गया। इसीलिए शंकर सिंह वाघेला जी ने बीजेपी से रिजाइन दे दिया। बीजेपी के सीनियर लीडर्स ने मोदी जी को वापस से गुजरात भेजा, लेकिन केशुभाई की तबीयत और खराब होते जा रही थी और इसी दौरान गुजरात में अर्थक्वेक आया और ये भुज का अर्थक्वेक बहुत भयानक था। इस अर्थक्वेक की आपदा को केशुभाई पटेल अच्छे से संभाल नहीं पाए और इसीलिए उन्हें हटाकर साल 2002 में नरेंद्र मोदी जी को गुजरात का सीएम बनाया गया और 2002 में ही नरेंद्र मोदी जी का नाम गोधरा कांड के भी साथ जोड़ा गया, जो कि एक काफी गलत बात है उनकी इमेज के लिए। और मैं आपको बता दूं, उनको राजनीति का पाठ पढ़ाने के लिए श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद दिल्ली से गुजरात आए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं मोदी जी इस गोधरा कांड में शामिल थे। मैंने आपको आगे ही बताया कि नरेंद्र मोदी जी जब आरएसएस के प्रचारक थे तभी उन्होंने गुजरात की प्रॉब्लम्स को बहुत करीब से देखा था और इसीलिए उन्होंने सीएम बनने के बाद एक के बाद एक गुजरात की कई सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लाना शुरू कर दिया। और मैं आपको बता दूं, आज जहां आप गुजरात को देख पा रहे हो, गुजरात को वहां पहुंचाने में सीएम नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है। और नरेंद्र मोदी जी के शासन में गुजरात में गांव-गांव तक बिजली पहुंची और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उनके लिए। और जब वो गुजरात के सीएम थे तब गुजरात का जीडीपी ग्रोथ रेट 10% से भी ज्यादा था और ये एक बहुत बड़ी बात है। वो 2013 तक गुजरात के सीएम बने रहे और उन्होंने काफी सारे और भी अच्छे काम किए और गुजरात का विकास काफी अच्छे से किया। फिर बीजेपी के सीनियर लीडर्स ने ये फैसला किया कि वो मोदी जी को उनके लीडर के रूप में पीएम के इलेक्शन के लिए खड़ा करेंगे और यहाँ पे गुजरात के सीएम पद से मोदी जी ने रिजाइन दे दिया और फिर वो वाराणसी गए, जहां से उन्होंने पीएम पद के लिए इलेक्शन लड़ा और 2014 का इलेक्शन नरेंद्र मोदी जी जीत गए और 26 मई 2014 में उन्होंने पीएम की शपथ ली
और पीएम की शपथ लेते के साथ ही वो पहले ऐसे पीएम बने जो ब्रिटिश राज के बाद पैदा हुए थे, यानी कि भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुए थे, और 1984 के बाद भारी बहुमत से जीतने वाले वो पहले प्राइम मिनिस्टर बने। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि नरेंद्र मोदी जी पहले ऐसे नॉन कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने एज अ पीएम भारत को सबसे लंबे समय तक अपनी सेवा दी है। नरेंद्र मोदी जी ने पीएम बनने के बाद भारत के विकास के लिए काफी एग्रेसिवली काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने पीएम बनने के 3 साल के अंदर अंदर ही 1200 लॉस में चेंज किए, और पीएम बनने के 5 साल के अंदर अंदर उन्होंने 1301 लॉस में चेंज किए। मैं आपको बता दूं, इतने चेंजेस अपने भारत के संविधान में पिछले 75 सालों में नहीं हुए थे जितने उन्होंने अकेले पहले 5 साल में कर दिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने काफी एग्रेसिवली फैसले लेते हुए 9 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी जाहिर की और 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया। ये नोटबंदी करने के पीछे उनका मेन कारण ये था कि वो भारत में चल रही नकली नोटों के कारोबार को बंद कर सके और काले धन को वो बाहर ला सके, और जो टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए बाहर से उन्हें फंड मिल रहा है उस पे भी वो रोक लगा सके। और ये उनका काफी अच्छा और एग्रेसिव फैसला था। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन को काफी एग्रेसिवली प्रमोट किया। उन्होंने भारत को डिजिटल बनाने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी काफी सारे एग्रेसिव फैसले लिए। उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए काफी सारी योजनाओं का भी गठन किया है। और मैं आपको बता दूं, पीएम मोदी जी ने काफी सारी अच्छी योजनाएं भी भारत को आत्मनिर्भर और सुपर पावर बनाने के लिए बनाई है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, और उन्होंने 2 बार पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की है, जो कि 2016 और 2019 में उन्होंने की थी। और ये बात तो कौन ही भूल सकता है कि उन्होंने हमारे अभिनंदन जी को सिर्फ 2 दिन में पाकिस्तान से भारत ला दिया था। नरेंद्र मोदी जी ने भारत को कोविड-19 जैसी महामारी से बचाने के लिए 2020 में लॉकडाउन भी जाहिर किया था, और इस लॉकडाउन को देखते हुए कई सारे और देशों ने भी अपने देश में लॉकडाउन जाहिर किया था, और पीएम नरेंद्र मोदी के ये फैसले की उन्होंने सराहना की थी। उन्होंने कश्मीर में आर्टिकल 370 को भी हटाकर कश्मीर के विकास के लिए एक कदम भी आगे बढ़ाया है। अभी हाल ही में एक सर्वे के द्वारा नरेंद्र मोदी जी को दुनिया का सबसे पॉपुलर नेता घोषित किया गया है, और ये काफी सम्मान की बात है भारत के लिए। नरेंद्र मोदी जी आगे भी हमारे भारत के लिए ऐसे ही फैसले लेते रहें, उनकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे, इसी मनोकामना के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।